जनाब, जब से जनरल फैज़ हमीद साहब को 14 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा हुई है, बड़े बड़े लोग अपने ज़ख्म जो हैं वो मीडिया पे आके दिखा रहे हैं। क्या सियासतदान, क्या वज़रा जो डसे हुए हैं फैज़ साहब के, और क्या हमारे बड़े सीनियर सीनियर सहाफ़ी जिन लोगों की जुर्रत नहीं थी जनरल फैज़ हमीद के दौर में बोलने की, आज अच्छी बात है वो जुर्रत पैदा हो गई उनके अंदर, चाहे उनकी गिरफ़्तारी के बाद या उनकी इस कैद बामुशक्क़त के बाद हुई, लेकिन अच्छी बात सुना लें। मैंने आपको पहले ही बताया था, जनरल फैज़ हमीद साहब से मेरी टेलीफोन पे 2 दफ़ा मुशाफ़ा बात हुई। अल्लाह का फ़ज़ल, उन्होंने आज तक मुझे नहीं कहा कि कोई इमरान खान प्रोजेक्ट या कोई और प्रोजेक्ट जो है उसको सपोर्ट करना है। और एक दफ़ा जब उनसे बात हुई, मैं इस्लामाबाद में था, वो काबुल में थे, तो उन्होंने कहा कि मिलना है। तो उन्होंने सुबह 11 बजे का टाइम दिया, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। तो मैं ज़रा सो के लेट उठता हूँ क्योंकि मैं सुबह लेट सोता हूँ। तो मैंने उनसे कहा, यार 11 बजे तो फैज़ साहब मैं सो रहा हूँ, तो शाम का टाइम रख लेते हैं। उसके बाद वो बस नाराज़ी मेरे ख्याल से शायद हो गई। उसके बाद दोबारा उन्होंने कॉल नहीं की। एक दफ़ा उनका एक मैसेज आया था जिसमें जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की खबरें चली, कोर्ट में चैलेंज हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसके ऊपर खुद नोटिस वगैरह ले लिया। तो मैं दोपहर को सो के उठा तो वो मुझे नहीं पता था, पूरा पाकिस्तानी मीडिया जो है वो उस वक़्त बड़ी जुर्रत का मुजाहरा करके जनरल बाजवा की जो कोर्ट की हियरिंग चल रही थी पहले दिन की, उसके ऊपर खबरों पे खबरें दी जा रहा था, ये एक्सटेंशन जो है वो चैलेंज हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो पहला मैसेज जो मैंने पढ़ा जनरल फैज़ हमीद साहब का था, जो मेरे मोबाइल पे आया हुआ था व्हाट्सएप पे, और वो कह रहे थे कि ये इस क्रैप को बंद किया जाए, ये चैनल्स पे चल रहा है जो। तो मैंने कहा, जनाब पूरे पाकिस्तानी मीडिया पे चल रहा है, मुझे तो आप अकेले को ऐसे कह रहे थे, मैं चला रहा हूँ इसको, तो वो तो पूरे चैनल, सारे चैनल ही चला रहे हैं इसको। तो मेरे ख्याल से कोर्ट से रब्ता करें आप, जिन्होंने ये सारा काम चलाया। तो ये मेरी उनकी इंटरेक्शन थी टोटल। लेकिन फैज़ हमीद साहब के मुतालिक काफ़ी पता चलता रहा जब वो पावर में थे और पावर में नहीं भी थे। जैसे जनरल फैज़ हमीद की स्टोरी मैंने ब्रेक की, और वो थी कोई अराउंड 26 नवंबर को ब्रेक की कि ये इन्होंने अपने कागजात दायर कर दिए हैं रिटायरमेंट के, अर्ली रिटायरमेंट के, और ये अर्ली रिटायरमेंट या इस्तीफ़ा जो भी ले लेंगे, और यही हुआ, उन्होंने कुछ दिनों में वो ले लिया। तो जनरल फैज़ साहब जो थे वो इमरान खान के बहुत बड़े, आप फैसिलिटेटर कह लें या जो चाहे कह लें, या इमरान खान, उनके दोनों का गठजोड़ बहुत ज़बरदस्त था। जब जनरल आसिम मुनीर जो थे उस वक्त DGI आए, उनको इमरान खान ने इस वजह सैक किया कि उन्होंने करप्शन की स्टोरीज़ उनकी पंजाब हुकूमत के और उनकी करीबी फैमिली की दिखाई। तो उसके बाद जनरल फैज़ हमीद को DGI लगाया गया। और मुझे ये बात उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने ख़ुद बताई थी कि पूरे इदारे के अंदर इस बारे में सख्त रिएक्शन था। तमाम कोर कमांडर्स ये समझते थे कि जनरल फैज़ हमीद जो कि उस वक्त DGC थे, उनको DGI ना बनाया जाए क्योंकि वो बहुत जूनियर हैं इस पोस्ट के लिए। और जनरल बाजवा ने मुझे बताया कि उन्होंने बहुत उनको कन्विंस करना पड़ा कोर कमांडर्स को इस बात पे कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं, और ये जॉब जो है ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर के साथ अटैच जॉब होती है, और क्योंकि हम प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी करना नहीं चाहते, तो इसलिए कहते हैं उन्होंने, जनरल बाजवा साहब ने मुझे बताया एज आर्मी चीफ, कि मैंने अपने कोर कमांडर्स को कन्विंस किया, राज़ी किया इस बात पे कि इदारे की तरफ से सपोर्ट जानी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान को, और वो जो मांग रहे हैं DGI वो उनको दे देना चाहिए। और फिर हम जानते हैं कि जनरल फैज़ की वजह से ही इमरान खान की हुकूमत गई, कि जनरल फैज़ की जो एज कोर कमांडर पेशावर तकर्री थी, उसको पहले बकौल जनरल बाजवा के, वो भी उन्होंने मुझे बताया एज आर्मी चीफ, कि बेसिकली इमरान खान ने उनसे एग्री कर लिया था कि जनरल फैज़ जो है, क्योंकि उन्होंने 1 साल का उनकी कमांड ज़रूरी है ताकि वो उस रेस के अंदर एलिजिबल हो जाए जो उनका राइट बनता है एज लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी चीफ की रेस के अंदर, चाहे भले वो बनते या ना बनते हैं, लेकिन रेस के अंदर एलिजिबल होने के लिए 1 साल की रिक्वायरमेंट होती है आर्मी प्रैक्टिस में, कि उनको एज लेफ्टिनेंट जनरल उन्होंने एक कोर को लीड करना था। तो लेकिन जनरल बाजवा ने बताया कि जब हमने ISPR ने नाम रिलीज़ कर दिए, तो एकदम इमरान खान प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने अपना रिएक्शन दे दिया पब्लिकली कि जी ये तो मुझसे पूछ के नहीं किया गया और मैं तो इस पर राज़ी नहीं हूँ, मैं तो इस पर एग्री नहीं हूँ। तो जनरल बाजवा ने कहा, मैंने उनसे जाके बड़ी शॉक पूछा कि भाई आपसे एग्रीमेंट के बाद ये सारा कुछ हुआ था, आपने कहा था कि कोर कमांडर पेशावर के लिए उनका नाम निकाल दिया जाए क्योंकि उनका 1 साल कोर का तजर्बा है। तो इमरान खान ने कहा, नहीं वो पता नहीं मेरी आपसे बात हुई थी या नहीं, लेकिन आपको ये नाम निकालने से पहले मुझसे मशवरा करना चाहिए था, और मैं तो अब इसको नहीं रिलीज़ कर सकता, और वो बड़ी उसकी ज़रूरत है मौसम सरमा तक, दिसंबर तक तालिबान को डील करना है, पता नहीं क्या क्या करना है। उस पर आपको पता है रिफ्ट हो गया, और जनरल बाजवा जो थे ये भी उन्होंने मुझे बताया कि वो रिज़ाइन करने पर आमादा हो गए थे। जिसके बाद जब ये बात पता चली हुकूमत को, तो असद उमर, फवाद चौधरी, ये लोग गालिबन आए, परवेज़ खटक साहब भी थे उसके अंदर,
ये लोग आए जनरल बाजवा को राज़ी करने के लिए कि जनाब ये आप क्या, तो जनरल फैज़ जो थे उनकी वजह से सब कुछ। तो फिर एट दी एंड जो है ये जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था और इमरान खान किसी तौर पे जनरल फैज़ को रिलीज़ करने को तैयार नहीं थे और जनरल बाजवा आर्मी चीफ के तौर पे उस प्रेस रिलीज़ को वापस लेने को तैयार नहीं थे, उस इंस्ट्रक्शन ऑर्डर को जिसमें उनको भेजा जाना था कोर कमांडर लगा के, तो जनरल फैज़ ने अपने मुस्ताफ़ी होने की पेशकश कर दी और प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जनाब मैं तो शटल कॉक बन गया हूँ, अपने इदारे में भी मेरी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो गई है, मुझे समझा जा रहा है कि मैं आपका आदमी हूँ और बहुत पोजीशन ऑकवर्ड हो गई, तो मैं रिज़ाइन कर देता हूँ। जिसके बाद बिलाखिर जो है इमरान खान जो है उन्होंने जनरल फैज़ को जाने दिया। इस दौरान बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई जनरल फैज़ के हवाले से कि जनरल फैज़ को रखने के लिए अपने साथ इमरान खान ने यहाँ तक जिसको जनरल बाजवा कहते हैं कि बड़ा, ये भी जनरल बाजवा ने भी बताया था कि बड़ा अहमकाना मशवरा प्राइम मिनिस्टर ने दिया उस वक्त उनको, कि उन्होंने कहा कि जी आप ऐसा करें कि अगर आपकी कोर, पहले तो उन्होंने कहा कि आप इस कोर को जो है ना ISI को, इसी को कोर डिक्लेयर कर दें कि ये जो ISI में की सर्विस है इसको कोर बनाए। तो जनरल बाजवा कहते हैं मैं हैरान रह गया कि कितनी अहमकाना सी बात है ये जो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। उन्होंने कहा सर ऐसे नहीं हो सकता, कोर कोर होती है, उसमें उनको जाकर लीड करना पड़ेगा, वो ISI को हम कोर डिक्लेयर नहीं कर सकते। फिर जनरल बाजवा को इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल फैज़ को अपने पास रखने के लिए, तो कहा कि यार आप ऐसा करें कि इनका जो है ना वो 1 साल का टर्म जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दें, आप इनकी 6 महीने की कर दें। जिसके ऊपर बकौल जनरल बाजवा के वो काफ़ी खफा हो गए प्राइम मिनिस्टर से और उठ भी गए उस मीटिंग में, 1-to-1 मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर से, वो कहती, उन्होंने कहा सर आई वुड नॉट लेट यू मडल इनटू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी। तो ये कह के बाजवा साहब जो है वो वहाँ से चले गए और उसके बाद काफ़ी कोल्ड वॉर हुई। उसके बाद फिर आपको पता है वो उन्होंने इस्तीफ़ा होने का, मुस्ताफ़ी होने की पेशकश की जनरल फैज़ ने, जिसके बाद इमरान खान बिलाखिर जो है वो रजामंद हुए, क्योंकि जनरल फैज़ के भी ज़हन में था अगर 1 साल मैं नहीं करूँगा तो मैं आर्मी चीफ के रेस में नहीं आऊँगा। मूविंग फॉरवर्ड टू द आर्मी चीफ रेस, उसमें जनरल फैज़, अब ये मैं आपको सोर्स नहीं बता रहा लेकिन सोर्स बहुत बड़ा सोर्स है, जिन्होंने मुझे बताया कि जनरल आसिम मुनीर की तकर्री रोकने के लिए जनरल फैज़ हमीद ने एक काम ये किया कि वो कोर्ट जाना चाह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, एक थर्ड पार्टी के ज़रिए जनरल आसिम मुनीर के मामले को लेकर, और ये कि जी बाय द टाइम उनकी जब होगी उनकी तो रिटायरमेंट का, उनके एज के इशू को लेके जाना चाह रहे थे। हालांकि एज का इशू है नहीं, आर्मी चीफ बन सकता है अभी रिटायरमेंट से 1 दिन पहले भी। और आसिम मुनीर साहब के केस में तो प्राइम मिनिस्टर ने 15 तारीख को नोटिफिकेशन कर दिया था उनको, 4th स्टार जनरल बनाया था, तो उनकी 3 साल की तो हो ही गई थी वो, अब उसमें वो कभी भी आर्मी चीफ बन सकते थे। लेकिन जनरल फैज़ ने अटैम्प्ट किया और सुप्रीम कोर्ट में वो जाना चाह रहे थे एक और जनरल जो कि उसी रेस में शामिल थे उनके साथ, और एक थर्ड पार्टी जो एक्स पार्टी को जो वो एक्स्ट्रा पार्टी को, तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं कि वो पटिशन डाले कोर्ट के अंदर जनरल आसिम मुनीर की एज को लेकर और उनको आर्मी चीफ बनने से रोकने के लिए। तो जो जज थे कंसर्न, गालिबन चीफ जस्टिस ही होंगे, तो उन्होंने जनरल फैज़ हमीद से कहा कि जनाब आप अगर ये पटिशन लेके आएंगे तो मैं इसको अहाते अदालत के कमरे के अंदर भी दाखिल नहीं होने दूंगा अगर ये थर्ड पार्टी की तरफ से आएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी एक आम सिविलियन आपके बेहस पे एप्लीकेशन देगा जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ, तो वो तो एक वो तो ग्रीव्ड पार्टी नहीं है, तो हम उसको एंटरटेन क्यों करेंगे। हाँ आप आए और आप आके अगर करेंगे एज जनरल कि आप चैलेंज करना चाह रहे हैं तो फिर ठीक है, तो वो नहीं कर सके जनरल फैज़, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक इदारे का प्रेशर ये था कि यूनिटी ऑफ कमांड होती है, तो हो सकता है कि एक हाजिर सर्विस जनरल जो आसिम मुनीर उनके खिलाफ दूसरे हाजिर सर्विस जनरल फैज़ जो है वो चले जाए। तो रोकने के लिए बता जनरल फैज़ हमीद ने बड़ी कोशिश की, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जनरल आसिम मुनीर को रोकने के लिए इमरान खान साहब ने बड़ी कोशिश की, लॉन्ग मार्च कर दिया, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने, खुदा की शान है कि वो आर्मी चीफ भी बने, वो फील्ड मार्शल भी बने, वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स भी हैं पाकिस्तान के, तो ये तो अब कानून कुदरत से कौन टकरा सकता है। ये सारी बातें बताने का मतलब ये था कि इमरान खान की जो उनसे मोहब्बत थी जनरल फैज़ से, ये जो आपको मैंने सारे वाक़यात सुनाए और बड़े एनी शाहिद जो है, नॉट लेस देन आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब, तो इतने क्लोज थे क्योंकि जनरल फैज़, मुझे जनरल बाजवा ने बताया कि जनरल फैज़ ने पहली मुलाकात जो है इमरान खान की, द वेरी फर्स्ट मुलाकात इमरान खान की जनरल फैज़ ने करवाई। यहाँ बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, ये जनरल बाजवा ने मुझे आर्मी चीफ बताया हुआ है। और जब मुलाकात करवाई तो जनरल बाजवा कहते हैं कि मैं पहली दफ़ा उनसे मिला और जनरल फैज़ ने ये बताया कि जी ये है हमारी तीसरी ऑप्शन। तो ट्रैक सूट पहना हुआ था उन्होंने और चप्पल पहनी हुई थी इमरान खान साहब ने। जनरल बाजवा जब उनकी मुलाकात हुई तो जनरल बाजवा उनसे मिलकर कुछ ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुए और उन्होंने बड़ी हैरानगी से जनरल फैज़ से बाद में कहा कि ये हमारी तीसरी ऑप्शन है। तो जनरल फैज़ ने कहा सर अब तो हमारे पास ऑप्शन है ही कोई नहीं, उनका पता भी साहब, इनका पता भी साहब, मतलब वो फैज़ साहब ने जो कारनामे दिखाए थे। फिर मैंने एक दफ़ा जनरल बाजवा से सवाल किया कि सर जनरल फैज़ पे इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है कि उन्होंने पॉलिटिकल मैनूवरिंग की, तो ऑब्वियसली वो आपकी मर्ज़ी के बगैर तो नहीं हो सकती थी, और नवाज शरीफ साहब भी आपका नाम लेते हैं बार बार,
तो इस पे जनरल बाजवा ने ये कहा कि देखें, एज अ आर्मी चीफ तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि वो DGI थे, वो मेरे बॉस तो नहीं थे, मैं उनका बॉस था। लेकिन आपको ये मार्जिन देना पड़ेगा कि जो वो कुछ कर रहे थे उस वक्त इदारे का यही मूड था। और जनरल फैज़ मुझसे डे टू डे तो नहीं बताया करते थे कि अब मैं इमरान खान के कहने पे फ़लाँ MNA को उठा रहा हूँ, या अब मैं इमरान खान के कहने पे फ़लाँ MPA को उठा रहा हूँ, मैं अब इमरान खान के कहने पे फ़लाँ ऑपोजिशन लीडर को जेल में डाल रहा हूँ, मैं इमरान खान के कहने पे फ़लाँ सहाफ़ी को मार रहा हूँ। कहते वो तो मुझे नहीं वो बताया करते थे, वो तो उनकी और इमरान खान की बड़ी क्लोज वो थी। लेकिन इस हद तक है कि मुझे मैंने अगर कुछ नहीं किया तो मुझे एज आर्मी चीफ मुझे इन तमाम चीज़ों का कुछ का पता था, कुछ का नहीं भी पता था, लेकिन मेरे सामने तो हो रहा था सब कुछ। इस बुनियाद पर मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो मुतालबा करते हैं कि सिर्फ जनरल फैज़ साहब का ना हो। लेकिन पाकिस्तानी ग्राउंड रियलिटी में मुझे ये भी पता है कि जनरल बाजवा का एहतसाब नहीं होगा। वो आर्मी चीफ रह चुके हैं और इससे पहले अटैम्प्ट की थी नून लीग ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को, और उनके जराइम की फ़हरिस्त तो बहुत, जनरल बाजवा की तो वो है ही नहीं जो जनरल मुशर्रफ साहब की, तो उन्होंने सीधा कोई कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद जो एक खसूसी अदालत लगाई गई, उसका जो फैसला आया वो इंप्लीमेंट भी नहीं हुआ। और जिन जजों ने वो फैसला दिया मुशर्रफ साहब के खिलाफ, उनको इमरान खान की कैबिनेट ने पागल कहा उन जजेस को, और इमरान खान एक दीवार बन के खड़े हो गए कि वो होगा नहीं फैसला। तो जनरल फैज़ मीडिया में इन्वॉल्व विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इमरान खान के साथ मिलके, अदलिया में इन्वॉल्वमेंट इमरान खान के साथ, जस्ट शौकत सदीकी को DGC उन्होंने जाके ये कहा कि जी आप नवाज शरीफ को ज़मानत ना दीजिएगा। अभी तक नवाज शरीफ का फैसला नहीं हुआ था ये नीची वाली अदालत में एहतसाब में। तो जनरल शौकत सदीकी ने बड़ी हैरानगी जनरल फैज़ से पूछा कि जनाब आप ज़मानत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरे पास क्यों आएगा, अभी तो फैसला हुआ ही नहीं, आपको किस तरह पता है? तो उन्होंने कहा हमें पता है फैसला तो यही आएगा नीचे से, तो आप ज़मानत दे दीजिएगा इलेक्शन से पहले उन्हें। तो जनरल शौकत सदीकी ने कहा सर जो फैसला आएगा मैं उसके हिसाब से फैसला करूँगा, जिसमें बड़ा मशहूर जुमला उनका फैज़ हमीद साहब का कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे, ज़मानत उनको अगर आप दे देंगे नवाज शरीफ साहब को, फिर तो हमारी बरसों की मेहनत ज़ाया हो जाएगी जो इमरान खान साहब के प्रोजेक्ट पे ऑब्वियसली की गई थी। तो इमरान खान साहब की हुकूमत चलाई जनरल फैज़ हमीद ने, इमरान खान को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस से बचाया जनरल फैज़ हमीद ने, ये सब कुछ जनरल फैज़ हमीद ने किया। और इसके साथ साथ जो बाकी रोल थे, बाकी लोगों के रोल थे, उनको ख्वाजा आसिफ साहब खुद बता रहे हैं, और वो तो ये भी कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ कि आज भी जनरल फैज़ के लगाए हुए बीज, और वो इदारे की बात कर रहे हैं पाकिस्तानी फ़ौज के, क्लियरली वज़ीर दिफा पाकिस्तान के वो मौजूद हैं जो इमरान खान को वापस लाना चाहते हैं। जनरल फैज़ पे 9 मई का भी इल्ज़ाम है, क्योंकि देखें ISI फैसलाबाद का जो हेडक्वार्टर है वो आम आदमी को नहीं पता। इल्ज़ाम यही है कि जो 9 मई का इतना वेल कोऑर्डिनेटेड फ़ौज पे अटैक हुआ, इमरान खान अगर जेल में भी थे और इमरान खान अगर बाहर भी होते तो उनको तो इस तरह के मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स का नहीं पता था। ये सारी इन्फॉर्मेशन एलिजिडली जनरल फैज़ हमीद ने दी। तो जो प्लान था 10 साल जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर जनरल फैज़ हमीद, वो प्लान फिर नवाज शरीफ ने उसको ख़त्म किया। और बहुत सी बातें जिसको मैं जानता हूँ, नवाज शरीफ साहब उसको क्या सोच रहे थे जब वो लंदन में थे, मेरी उनसे मुलाकातें भी हुई, और उन्होंने बड़ा अक्लमंदी का रियलिस्ट पॉलिटिक्स का मुजाहरा किया जब उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी। उन्होंने मामला ठीक किए, इमरान खान को इस लेवल पे ले आया कि फ़ौज न्यूट्रल हो गई, क्योंकि फ़ौज के साथ जो अड्डा लगाया था उन्होंने, फ़ौज हैरान थी कि यार जिस बंदे को हम लेकर आए जो एक कौंसलर नहीं बन सकता था, और इसलिए हमारे सर पर सवार होकर हमें तिगरी का नाच नचाने की कोशिश की है जनरल फैज़ और दूसरे मामलों के अंदर। तो फिर नवाज शरीफ साहब के साथ ताल्लुका ठीक हो गया। उसके बाद आप देखते हैं रेस्ट इज़ हिस्ट्री, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 9 मई हो गया, इमरान खान अंदर, मौजूदा आर्मी चीफ के साथ उन्होंने जंग की, बिला वजह की जंग की, बदस्तूर अंदर। ये तमाम मामला हमारे सामने है। लेकिन आज ख्वाजा आसिफ ने बड़ी अलार्मिंग बात की, आपको सुनवाता हूँ अभी मैं वो। सबसे पहले गेस्ट का तारुफ, जरा इंट्रोडक्शन लंबा हो गया। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब बहुत वार्म वेलकम, अहमद अवैस साहब, इरशाद भट्टी साहब। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, आप और आपकी पार्टी डसी हुई है जनरल फैज़ हमीद से, तो क्या अब आपको तसल्ली हो गई है, कम से कम एक चैप्टर क्लोज हो गया? शुरू से कुछ याद हमें करवाएं, जब नवाज शरीफ साहब ने नाम लिया जनरल बाजवा साहब जनरल फैज़ हमीद का आपकी पार्टी के गुजरांवाला के जलसे में, तब से लेकर आज तक का कोई मुख्तसर जायज़ा, क्या क्या फेस हुआ, क्या क्या नहीं हुआ? देखिए कामरान शाहिद साहब, बहुत सी बातें तो आपने ख़ुद कह दी और उनके एक जुल्म की दास्तान आपने पढ़ के सुनाई कि अदलिया को किस तरह डील करते थे, सहाफ़त को किस तरह डील करते थे, या अपने अदारे के अंदर किस तरह रूमिंग करते थे। मतलब बात यह है कि कच्चे का डाकू भी इस तरह बेपरवाह होके या जहाँ चाहे जिसको चाहे उठा के ले जाए, ये मुमकिन नहीं होता। मैं जो बात आपने सवाल किया या मैं कर भी रहा हूँ, जो देखें, सबसे पहली बात तो गुजरांवाला जलसे में जब नवाज शरीफ साहब ने नाम लिए 5, और हमारे बहुत से लोग थे ऐसे जो स्टेज पे बैठे हुए थे, ऊपर से छलांगे लगा दी नीचे, उसके खौफ से, फैज़ हमीद के खौफ से कि वो क्या कुछ करते आए थे, और उनको डर था कि आइंदा भी
पता नहीं हुकूमत इनकी कितनी देर चलनी है कितनी देर नहीं, तो हम क्यों बलि का बकरा बने। कुछ लोगों को तो मुझे याद है वो क्रैक भी आए आपके वो जलसा गाह में जब नवाज शरीफ साहब नाम लिया जनरल बाजवा का, तो नून लीग के कुछ लोगों के क्रैक आए कमर में। नहीं छलांगे लगा दी स्टेज से। अच्छा, जनरल फैज का नाम ले दिया तो ये ना इंतजार किया कि चलो वो सीढ़ी के जरिए चले जाएं, ऊपर से छलांगे इस तरह लगा दी। बल्कि उस वक्त जो हमारे तादी थे उन्होंने भी कहा कि तो सानू दसे ही नहीं तुसी पहला कि जनरल फैज दा भी नाम लवोगे। नवाज शरीफ साहब ने बड़ी ज्यादती साढ़े नाल कीती है। तो देखें जनरल फैज क्या करते थे, देखें आप लोगों के साथ जनरल फैज़ की एक लंबी दास्तान है, मगर मैं थोड़ी सी मुख्तसर ये अर्ज़ कर दूं। आपको याद होगा कराची हम जलसा करने गए, तो कराची जलसा सुबह होना था, नहीं कर क्या मरियम नवाज साहिबा भी उनका दरवाज़ा तोड़ के उसके अंदर दाखिल हुए, और हमें उनको ये अंदाज़ा शायद नहीं था कि हम 50-60 लोग दूसरे कमरों में। आप मौजूद थे उधर? मैं अच्छा, उधर मौजूद था। कराची में जब मरियम नवाज साहिबा कमरा तोड़ा गया होटल का, दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल, कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया। नुकसान पहुंचाने का उनका प्रोग्राम था। जब हम 50-60 लोग निकल आए, अच्छा, तो फिर वो उसका आप भी उसी होटल में थे, तो आप बाहर निकल आए? उसी होटल में थे हम, 50 लोग के करीब थे, ऐसे कैप्टन सफदर थे, इस तरह सारे। मगर ये बात रुकती नहीं है यहाँ। आप देखते हैं कि उसके बाद मरियम नवाज शरीफ मिलने जाती हैं नवाज शरीफ को जेल में, और किस तरह नवाज शरीफ को तोड़ने के लिए उनको वहां से उठाया जाता है। ये भी जनरल फैज ने किया, ये भी जनरल फैज ने किया। और उसके बाद आप देखें कि वो नैब ऑफिस जाती हैं, तो उनके कमरे में, उनके वॉशरूम में जिस तरह कैमरे लगवाए गए, ये भी बात है। बेटी है किसी की, आप जुल्म की इंतहा ना करें, आप वो लगवाए। फिर आपको ये भी याद होगा कि एक लफ्ज़ जो है वो मरियम नवाज शरीफ का या नवाज शरीफ का मीडिया पे आना जो था, ब्लैकआउट कर दिया गया था। अच्छा, फिर इसी तरह आप देखें कि नवाज शरीफ को जहर देने की जो कोशिश की गई, पैमरा भी उस वक्त जनरल फैज चला रहे थे। पैमरा, अदलिया, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि शायद जनरल बाजवा कम और फैज़ मीर साहब जो थे ये थे ज़्यादा आर्मी चीफ के, आर्डर तो इनका चलता था। मुझे याद है, ये बताएं कि राणा सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ वो मंशियात का मुकदमा किसने बनवाया था? जनरल फैज ने। जनरल फैज ने। मैं लिख रहा हूँ लिस्ट उनके फिर जराइम आप की। मुझे ये बताएं कि चारों सूबों की असेंबलियों में एक कर्नल हुआ करता था, अच्छा, जो हाजिर सर्वस होता था और वो डिक्टेट करता था। नेशनल असेंबली में एक कर्नल होते, ये भी जनरल फैज। और इमरान खान की, इमरान खान, ये एक तो इमरान खान तो बड़े डेमोक्रेट हैं यार। अच्छा, इतने डेमोक्रेट हैं कि वो तो जमहूरियत के लिए जेल काट रहे हैं भाई। जेल काट रहे हैं, वो खुद फरमाते हैं इमरान खान साहब। आप कह रहे हैं कि हर असेंबली के लिए इमरान खान साहब को फैसिलिटेट करने जनरल फैज ने कर्नल रखा हुआ था। कर्नल रखा हुआ था एक असेंबली में सूबाई, और मरकज में भी एक कर्नल साहब थे। इमरान खान खुद कहते हैं कि मैंने कोई बिल पास करवाना होता था, कोई कानून पास करवाना होता था, हाजिरी पूरी करनी होती थी, तो मैं इनको कहता था और ये पूरी करके देते थे। और आप जुल्म की इंतहा देखें कि मुझे एक वाक़या याद है कि जब मुझे उठाया गया और अपनी जगह, हाँ एक और चीज़ है, कच्चे का डाकू मैंने जिक्र किया। कच्चे के डाकू जो हैं वो तो प्राइवेट, उन्होंने टार्चर सेल बनाए होते हैं, ये वो सारा। तो फैज़ हमीद ने क्या किया? भाई साहब जो हैं ये स्टेट के जो इन्वेस्टिगेशन सेल थे उनको इस तरह इस्तेमाल करते थे जिस तरह इनके कोई प्राइवेट टार्चर सेल हैं। मुझे जब ये उठा के लेके गए, तो आपको जब उठाया तो जब तशद्दुद करते थे तो बाज़ को बेहोश हो जाता, थोड़ा होश आता, तो आप टॉर्चर करते थे जनरल फैज़ हमीद के बंदे? अच्छा। और एक दिन मुझे वो ब्रिगेडियर साहब कान में कहने लगे, वो गाल सुन, अपनी भी जान छुड़ा, साड़ी भी छुड़ा, वो तेरियां चीखां दी आवाज़ सुनना चाहते ने फैज़ हमीद साहब, वो क्यों नहीं तू गल करदा थे? मैंने कहा कि यार मैंने कोई जुर्म किया है? कहता जुर्म किया है, वो जो आपने कहा था कि मरियम नवाज शरीफ को जो कहते थे कत्ल कर देंगे, मार देंगे, तो उसके जवाब में आपने जो कुछ कहा था, वो कहते हैं इसकी चीखें की आवाज़ आनी चाहिए। जनरल फैज़ ने कहा था। जब तशद्दुद कर रहे थे कामरान मेरे पे, तो मैंने ज़ुबान दांतों के नीचे ले ली, इसलिए कि कहीं
ज़्यादा तकलीफ से कोई आवाज़ ही ना निकल जाए। यार और इमरान मेरी खान कट इतने आ गई। जालिम तो नहीं थे कि जनरल फैज से इमरान खान इतने जालिम थे आप कह रहे हैं? इमरान खान खाली जालिम नहीं था, आज जो कुछ हो रहा है ये मुकाफात अमल है। मुझे किसी ने कहा कि नवाज शरीफ ने फैज़ हमीद की सज़ा पे बोले क्यों नहीं, खामोश क्यों हैं? मैंने कहा कि नवाज शरीफ एक गिरे बंदे को, तकलीफ़ में बंदे को, भले वो उसका दुश्मनी क्यों नहीं, वो नहीं बोलेंगे। वो बोले थे उस वक्त जब उनके पास ताकत थी, अच्छा। जब ताकत थी, और ताकत भी ऐसी कि दूर दूर तक कोई रोशनी की किरण नज़र नहीं आती थी कि होगा कैसे। मुझे याद है कि एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ पेश हुआ करते थे और ख़त्म हो गई थी उनकी हुकूमत 2017 में। तो अभी हुकूमत मुस्लिम लीग की ज़रूर थी। वज़ीर दाखिला थे एहसन इकबाल, और एहसन इकबाल को रेंजर ने रोक लिया नाके पे कि आप अंदर नहीं जा सकते। वो कहते हैं कि यार आप मेरे मुतहत हैं, मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता? वो कहते हैं त्याडे मुतहत नहीं भाई जी, ये जनरल फैज़ हमीद साहब का आर्डर है। और उसने कहा कि मैं यार फिर रिज़ाइन कर देता हूँ मैं इस वजारत दाखिला से, अगर मेरे महकमा ही मेरे अंडर नहीं है तो मुझे ज़रूरत क्या है? तो उनको भी बुला लिया गया था फिर बाद में। अब अहमद अवैस साहब, जो सिर्फ जावेद लतीफ़ साहब नहीं, बाकी भी जो लोग उस दौर से वाकिफ़ हैं और जो पिक्चर पेश करते हैं, बड़ी कराहत अमेज़ पिक्चर बनती है जनरल फैज़ के मुजालिम की। और जब वो कराहत अमेज़ पिक्चर बनती है तो वो खाली जनरल फैज़ हमीद की नहीं बनती, वो आधी जनरल फैज़ हमीद की और आधी इमरान खान की बनती है, और दोनों को मिला दें तो एक बनती है। तो आप तो बड़े इंसाफ पसंद आदमी हैं, आपको लगता नहीं कि इस वक्त जो इमरान खान के साथ हो रहा है ये वही हो रहा है जो उन्होंने किसी और के साथ मिलके दूसरों के साथ किया, दूसरों के साथ ज्यादती और जुल्म किया? देखिए, मुझे तो समझ नहीं आई कि आज का प्रोग्राम जो है ये इसमें आपने मुझे किस लिए बुलाया। दोनों आप आमने सामने बैठे हुए हैं और एक से एक बढ़ के ऐसा लगता है कि सबकत ले जाने की कोशिश कर रहा है हियर से बातों के ऊपर, सुनी सुनाई बातों को ऐसे जैसे कि वो नवाब साहब ने किस्सा खान रखे होते थे ना, आज तो वो लग रहा है ये दोनों बैठे हुए, और कमाल कर दिया बस। अच्छा सर, और कमाल कर दिया। अच्छा, ये कोई तरीक़ेकार बताएं, ये टीवी के ऊपर ये डिस्कशन वाली इसमें बात कौन थी जो आप लोगों ने की है? आज कच्चे के डाकू आपने इनको कह दिया, कल कच्चे के डाकू जो हैं वो कोई और इनको कह देगा। क्या कैसी बातें कर रहे हैं? अभी आप मेरे ख्याल में चाहिए तो ये है कि जो नवाज शरीफ ने जो इंडियन टेलीविजन को इंटरव्यू दिया था जिस वक्त वो इक़्तिदार से बाहर थे, और वो इंटरव्यू जो है आप वो भी साथ सुना देते कि इंडिया के टेलीविजन के ऊपर पाकिस्तानी फ़ौज के मुतालिक और जर्नलों के मुतालिक और इस पाकिस्तान के जंग और उसमें उसका पाकिस्तान का और दो लख्त होना, उसके मुतालिक जो वाहियात किस्म की और गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की है इमरान खान, ये नवाज शरीफ ने उसके अंदर पाकिस्तान के जर्नलों के मुतालिक, वो भी सुनाएं यहाँ पर। फिर आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या टीवी इस काम के लिए है? मैं तो हैरान हो गया आपकी आज। आई हैड वेरी हाई ओपिनियन, लेकिन आज का जो आपने आप और साथ जनरल फैज हमीद के मजालिम बता रहे हैं, उसमें हमें और तो किसी को कुछ नहीं कहा। इजाजत दें जनरल तो सर जनरल फैज हमीद के बारे में बता रहे हैं। सुनिए जी आपसे बात, मेरी बात सुनिए। ये सारी देखें, बात सुने, आपने जितनी बातें बताई हैं उसमें 1% भी ऐसी नहीं है जो चश्मदीद हो, सारी हेर से हैं। और ये जनाब मियाँ साहब भी जो बातें कर रहे हैं, आप हेर से के ऊपर तो आप कितनी कहानियां सुना दें, उसे कोई क्रेडिबिलिटी जो है ना कानून के सामने है ना आवाम के सामने है, क्योंकि आपने सुनी सुनाई बात जो है वो आगे सुना दी। अब बात में आपका अगर आपने वो उनकी जुल्म की दास्तानें सुनानी है तो आइए इस हुकूमत की सुने, जब यह हुकूमत कैसे आई है। और यहाँ जो गिरफ्तार करके जेलों में जिनको रखा है, जो पीटीआई के जो लीडरशिप थी, और उनके साथ जेल में जो सलूक किया है, जो ख़वातीन के साथ जेल में सलूक किया है, इंसानियत सोच सलूक किया है, उनके कपड़े तक आपने फाड़े हैं इन लोगों ने वहाँ पे जेलों में, और उनसे किस किस्म के उनकी तस्वीरें ली गई हैं, उनको ब्लैकमेल किया गया है। और जजिस के घरों में कैमरे की ये बात करते हैं, और आप भी बात कर रहे थे कैमरे लगाने की। जजिस के घरों में तो आपके सामने ऑन रिकॉर्ड है वो लेटर्स कि जजिस के घरों में कैमरे लगाए गए हैं और उनके बेडरूम के अंदर कैमरे लगाए गए हैं। बताइए वो कैमरे जो हैं वो कोई सेलिब्रेशन के लिए लगाए गए थे, वो ब्लैकमेल करने के लिए लगाए गए थे। और उसके बाद आप देखिए, मुझे अगर आप उसके बाद जो सिस्टम देखिए, मैंने बात सुनी है ना, देखें आप बात सुने, ये
टीवी प्रोग्राम तो होते हैं, डेलिबरेट करते हैं। अब आप हालात हाजरा के ऊपर आप पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालने के लिए कोई जो बातें हुई हैं, आपसे पूछूं, जो आगे होनी है, और जी सर कम से कम 1 साल से आपका मेरा साथ है प्रोग्राम में। 1 साल में 354 दिन होते हैं। 354 दिन हमने जो आपको लगता है तहरीक इंसाफ के साथ बुरा हो रहा है, जुल्म हो रहा है, आप उसको बयान करते हैं, हम यहाँ पे सुनवाते हैं। आज आपको लग रहा है अजीब कि मैं फैज हमीद के मुतालिक बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मीडिया हैपनिंग हुई है कि एक DGI जो थे जनरल फैज हमीद, जो कि अनटचेबल थे, सर मेरे तो सुन लें, उनको 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा हुई है, इसलिए बात हो रही है। कल शायद उनको मुतालिक बात ही ना हो जी, आज तो बात करनी पड़ेगी ना सर उन पे, आज तो उनको कैद हुई है। हाँ जी, तो ये बात आप बात करें जी। मैं देखिए मेरी बात, और मैंने आपको जितने सोर्सेज, सर मैंने वैसा एक सेकंड सुन लीजिए, मैंने जितनी आपको बताई है, मेरी अर्थ तो सुन ले, मैं आप सुनूंगा आपको, आप सुन तो लें सर, 1 सेकंड सिर्फ दे दें मुझे। मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं, मैंने ये नहीं कहा कि जी मेरे सामने फलां चीज हो रही थी, मेरे सामने, मैंने आपको बताया कि मुझे उस वक्त के आर्मी चीफ ने बताया, और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल फैज हमीद के साथ बिल्कुल ऑन बोर्ड थे, वो उनके मुखालिफ नहीं थे। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रहा हूं कि मैं आपको हल्की गवाही नहीं दे रहा आपको, मैं एक बड़े हाई लेवल की पोस्ट की बात, मैं आपको हवा में बात नहीं कर रहा। मुझे भी पता है आप एक मोतबर आदमी, आपके सामने बात हो रही है और मेरा शो बड़ा क्रेडिबल है। मैं कोई माजे गाजे की बात नहीं कर रहा, गली में चलते किसी महल्ले के बंदे ने मुझे कह दिया जनरल फैज ने ये किया, मैं आपको आर्मी चीफ को कोट कर रहा हूं, उस वक्त के आर्मी चीफ को। और मैं ये नहीं कह रहा मैंने अपनी आंखों से देखा कि किसके ऊपर टॉर्चर हो रहा था, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से यह भी नहीं देखा कि MLAs को वो लेके आया करते थे। लेकिन इमरान खान साहब ने जब पॉडकास्ट किए उतरने के बाद, वो खुद बताया करते थे कि हमारी मेजॉरिटी नहीं थी, तो हम एजेंसी को कहा करते थे, एजेंसी का सरबराह कौन था? जनरल फैज हमीद। तो यही कम जुर्म नहीं है जनरल फैज हमीद और इमरान खान का कि उन्होंने पार्लियामेंट को कॉम्प्रोमाइज किया ना। मैं यही जी, अब आप फरमाइए। सुनिए ना, अभी आपको बता रहा हूँ, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्हीं बातों पे आप आए तो पाकिस्तान के आइन के अंदर जो ट्राइकोटमी ऑफ अथॉरिटी को, और उसके बाद रूल ऑफ लॉ को, और उसके बाद सुप्रीमेसी और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को किसने तब्दील किया? इलेक्शन को रिग करके किसने अनइलेक्टेड बंदों को वहां पर पार्लियामेंट के अंदर बिठा के, और जिनका हक था उनको सड़कों पे बिठा दिया। सर आएगी बारी, मैं बात कर रहा हूं आपको। देखिए सवाल ये है कि ये सारी क्वेश्चन तो ये है कि हमने तो यहाँ पे टॉक शो नॉर्मली, और मैं आई ऑलवेज आपके इसलिए आता हूँ कि आपकी सोच में और आपकी जो यहाँ पे क्रेडिबिलिटी जो है और जो बातचीत होती है बड़ी मैच्योर बात होती है, और उसके अंदर एक अगर कोई सटायर भी होती है तो वो इतनी खूबसूरत तरीके के साथ होती है कि आई ऑलवेज। मीडिया ने बहुत भुगता है जनरल फैज के हाथों, क्या बताएं ज़ुख़म हम मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमें सर रास्ता निकालना है। सर आपका मैं ये बात करता हूँ, हमें कोई रास्ता निकालना है कि ये पाकिस्तान किसी ट्रैक के ऊपर आ जाए। ये आपकी बात सही है कि रास्ता निकालना, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है भट्टी साहब, जनरल फैज हमीद तो इस तरह अगर हमें एक को डाकू, आप सही कह रहे हैं सर, हर एक अपना बयान डाकू निकल आएगा, कल को पक्का का डाकू निकल आएगा। वो मियां जावेद लतीफ का अपना अंदाजे बयान है, हम किसी के अंदाजे बयान को कंट्रोल तो नहीं कर सकते ना। उन्होंने आपके लीडर को तो कुछ नहीं कहा, वो तो जनरल फैज रिटायर्ड हमीद को कच्चे का डाकू कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आपका और मेरा क्या जा रहा है उसमें? भट्टी साहब ये साइड डिस्कशन के बाद आपको क्या लगता है कि नून लीग जो है, नून लीग जो है जो फरमा रही है, अब क्या उनको सेटिस्फेक्शन मिल गई है? वो फैज हमीद को अब पॉलिटिकल माइलेज के लिए तो इस्तेमाल करें, नंबर 1, और नंबर 2 कितना % चांस है कि वो वादा माफ गवाह बनेंगे इमरान खान के खिलाफ? मेरा नहीं ख्याल भट्टी साहब गवाह की ना इस वक्त अहमियत होगी, भट्टी साहब होती है। मैं आपको एक बात का जवाब दे दूं, एक सेंटेंस। जी 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 जी। वादा माफ गवाह जो होता है ना, उसकी क्रेडिबिलिटी उस वक्त होती है कि उसको इंडिपेंडेंट एविडेंस से कॉरोबोरेट किया हुआ हो। ठीक है, उसकी एब्सेंस में अकेले वादा माफ गवाह की कोई अहमियत नहीं। ठीक है सर, कानून ये कहता है। ये आपका लीगल पॉइंट आ गया, ये मैं आपको सर बिल्कुल ठीक है जी। भट्टी साहब तो अब देखिए ना, ये भट्टी साहब की बारी है सर। सुनिए आप एक बात और जी, चलिए आप कर लें, मैं आपको दोबारा आऊंगा, वैसा आऊंगा दोबारा जी। भट्टी साहब, कामरान भाई आपकी नज़र शेर है, पंजाबी के 2 शेर हैं। खिलर गए ने ज़ात दे धागे, दुखां भरी हयात दे धागे, गर्दश दे विच आ गए सारे, अज मेरे हालात दे धागे। वाह। बात भाई जवेद लतीफ़ साहब ने कहा, राना सनाउल्लाह साहब, हनीफ अब्बासी साहब, जवेद लतीफ़ साहब, हालांकि मैं हमेशा इनसे एतराज़ करता हूं कि पाकिस्तान खप्पे तो हो सकता है, मरियम खप्पे नहीं हो सकता, लेकिन जो कुछ इनके साथ हुआ या बाकियों के साथ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। वो और जो मरियम नवाज़ का
होटल का दरवाज़ा टूटा, वो भी काबिल मज़म्मत। मगर जावेद भाई, कारमा मकाफ़ात अमल दायरों का सफ़र जारी है, ये ज़हन में रखिएगा। और दूसरी बात यह है कि क्या कुछ जो आपके साथ नहीं जो आपके साथ हुआ, आज मुझे बताएं कि सूद समेत आप उसकी वापसी कर रहे हैं। आपने एक बड़ा खूबसूरत जुमला बोला, नवाज शरीफ साहब जो बंदा गिरा हुआ हो क्राइसिस में उस हवाले से नहीं बोलते। वाकई यार, आज पीटीआई, नवाज शरीफ साहब ने एक मरतबा कहा था मुझे दुख है मरीम नवाज़ का पर मुकदमा है। आज कितनी मरीम नवाज़ें हैं जिन पर मुकदमे हैं। अभी मैं कल सुन रहा था हाफिज़ नईम को, वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ के 70,000 हराम वोटों का हिसाब कौन लेगा, और वो हराम वोट किसके मुकाबले में लिए? यास्मीन राशिद, वो भी जेल में है। तो सिर्फ इस मुल्क में एक मरियम नवाज़ औरत है, बाकी पीटीआई की औरतें मरियम नवाज़ नहीं। सिर्फ एक कमरे का दरवाज़ा है, वो मरियम नवाज़ के कमरे का दरवाज़ा है, बाकी कोई दरवाजे नहीं है। और भाई, कच्चे के डाकुओं का तो एक ख़ास इलाके पर बस चलता है, हमें तो पक्के के डाकुओं ने लूट लिया है मेरे भाई। हम तो पक्के के डाकुओं के हाथों तंग हैं। और दूसरी बात, फैज़ हमीद साहब भी सोचते होंगे क्या सूरजमुखी और तोता चश्म सियासत है। फैज़ हमीद साहब भी सोचते होंगे क्या सूरजमुखी और तोता चश्म सियासतदान है। फैज़ हमीद साहब भी सोचते होंगे क्या तोता चश्म और सूरजमुखी मुआशरा है। इमरान खान और पीटीआई तो फैज़ याब हुई, और आपने भी कह दिया और सारे जानते भी कि फैसिलिटेटर हैं। लेकिन मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब जब मेडिकल रिपोर्टों पर जेल से मुजरम नवाज शरीफ लंदन गए थे, क्या उस वक्त भी फैज़ हमीद मौजूद थे कि नहीं थे? कभी तहकीक तो करें कि उसमें भी कोई किरदार था कि नहीं था। फिर जब आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बयान दिया कि फार्मूला बनाने वाले मुझे कहते हैं कि फार्मूला बना कर दो, मैंने कहा पहले इसकी छुट्टी कराओ, मतलब इमरान खान की। उस वक्त जरदारी साहब किसके साथ फार्मूला बना रहे थे? जरदारी साहब, माजरत चाहता हूँ आपको, ताहियात इस्तिस्नाए, आप कुछ भी कर लें, मैंने क्या बिगाड़ लेना है, लेकिन उस वक्त आप बताएं कि किसके साथ फार्मूला बना रहे थे। फिर मरियम नवाज साहबा का ट्विटर खामोश हुआ, क्यों हुआ था खामोश? कभी इसकी भी तहकीक हुई है? फिर ख्वाजा आसिफ साहब कमाल के इंसान है वैसे। ख्वाजा आसिफ साहब, जन बाजवा साहब को रात को चीफ इलेक्शन कमिश्नर समझ कर फ़ोन किया, और फिर उनके ससुर के साथ दोस्तियाँ बाजवा साहब के साथ, रातों की मुलाकातें। और हनीफ अब्बासी कहते हैं जिससे फ़ायदा जिसके एहसानमंद बंदा उसके आगे नहीं बोलते, लेकिन वो बोली जा रहे हैं। वो तो ऐसे बोलते हैं, उन्होंने एक दिन काशिफ अब्बासी के शो में कहा जियो गद्दार चैनल है, मैंने फाइलों में खुद देखा है, और आजकल रोज़ जियो पे आकर बैठते हैं और गुफ्तगू करते हैं। कमाल के उनकी बात की कोई आपके लिए ख्वाजा आसिफ साहब हाई कोर्ट में नायल हुए, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। जी सर, जी सिर्फ दो जुमले। जी सर। और सुप्रीम कोर्ट में अहल हुए, कभी इसकी भी तहकीक करें। शहबाज शरीफ साहब किससे मिलकर बता रहे थे कि मैं इलेक्शन से पहले वजीर आजम बन चुका था, काबीना के नाम फाइनल हो चुके थे। मौलाना साहब ने किसके घर बैठकर किसके साथ दुआए खैर की थी और धरना खत्म किया था। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले किससे रातों को मिलते थे। फैज़ हमीद साहब भी सोचते होंगे क्या तोता चश्म और सूरजमुखी सियासत है, क्या तोता चश्म और सूरजमुखी सियासत है। आप ये कह रहे हैं और आखिरी शेर सुनते हुए। जाइए जवेद लतीफ साहब की नजर। जी, आखिरी शेर सुनते जाइए जवेद। रुखा थल्ले मच नहीं चंगा, जवेद लतीफ साहब, रुखा थल्ले मच नहीं चंगा, ढेर फसादी सच नहीं चंगा, कखा नेड़े अग नहीं चंगी, सिर तू भारी पग नहीं चंगी। जिन्हां दे सिरां ते तुसां पग्गां रखियां ने ना, इधर पंजाब विच और मरकज विच, वो सिर छोटे ने पग्गां वड्डियां ने। सर जी पॉइंट आ गया आपका, इसी पे ब्रेक लूंगा और इन तमाम सवालों के जवाब ये भी देंगे। और एक दो बातें और हैं बड़ी एक्सक्लूसिव जनरल फैज़ के बारे में। पहले अहमद अवैस साहब से माजत कर लूँ, मैं तो आपको वैसे ही बता रहा हूँ यार, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपके लीडर की बात नहीं कर रहा सर, वो तो बहुत ही अच्छे हैं। फैज़ को तो बात कर रहे थे ना, फैज़ पे बात करने का मतलब इमरान खान पे तो नहीं, आप ले जाते हैं, लेकिन ले जाने भी चाहिए क्योंकि वो साथ ही थे वैसे। लेकिन बहरहाल मैं डरते एक दो बातें और बताऊंगा अवैस साहब की खिदमत में। एक ब्रेक लूँगा जी। जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब के ऊपर बात हो रही है। लग मुझे रहा है कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब फ्रस्ट्रेटेड है कि उनके पास कभी भी कोई जनरल फैज़ नहीं हुआ, तो इसमें हमारा कसूर। लेकिन जो सवाल जो है जो भट्टी साहब ने उठाया हुआ ये कि PMLN इस वक्त सूद समेत वापस कर रही है वो तमाम चीज़ें जो आपके साथ हुई। कतन गलत है। कैसे? उसकी वजह यह है कि जो कुछ अमल करके इमरान खान ने दिखा दिया उसका सिर्फ हम तज़किरा भी करते तो हूँ असी फटे चढ़े होंगे। भाई बात यह है कि फैज़ हमीद की तैनाती पे, किसी तैनाती पे हमने कोई 9-10 में किया,
हमने कोई GHQ पे हमला किया? की तैनाती पे आप कहना चाह रहे हैं? नहीं कि नहीं किया आपने? हाँ, अब आर्मी चीफ कह रहे हैं। नहीं, पहले मैं ये कह रहा हूं कि जो फैज हमीद साहब करते रहे हैं वो ISI के सरबराह थे जी। हमने कभी ये एहतजाज इस तरह क्या किया 9-10 मई जैसा? हमने GHQ पे हमला किया? पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता कि वो अपने अदारों को तकसीम करने के लिए मनसूबाबंदी करे। इस शख्स ने अपने अदारे समेत दीगर अदारों को भी तकसीम करने के लिए मनसूबाबंदी फैज़ हमीद ने की। और फिर मुझे ये बताएं कि क्या इमरान खान के बगैर ये मनसूबाबंदी कर सकता था? मुझे ये बताएं कि दीगर लोग, आज भी ये कह रहा हूँ, ये बात ख्वाजा आसफ दुरुस्त कह रहे हैं कि उनके बोए हुए जो बीज हैं आज अदारों के अंदर मौजूद हैं। आज भी अगर किसी जगह से कोई रोशनी उसके लिए निकलती है, उसके मुताबिक रोशनी, तो फैज़ हमीद के फैज़याब लोग जो थे, मैं ये बात मानता हूँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि आपके लोग भी तो उनसे मिलते रहे। भाई भट्टी साहब ने भट्टी साहब ने कहा मौलाना फजल रहमान, भाई मिलते तो फैज़ हमीद से थे ना। किस हैसियत से फैज़ हमीद जो थे फैज़याब करते थे लोगों को? वो आईनी था, कानूनी तौर पे कर रहे थे। अगर किसी और के साथ मिलके भी, या उस वक्त के आर्मी चीफ के साथ भी मिलके कर रहे थे, तो गलत कर रहे थे। किस तरह वो ठीक हो सकता है? आप कह रहे हैं कि इन्होंने बात और की है, मैं बड़ी अवैध साहब ने इन्होंने कहा कि इंडिया टेलीविजन पे नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू जो है जी, मुझे फैज़ अपना अहमद अवैध साहब जो आप इतराज़ कर रहे हैं ना जिस बात पे, वो जनरल मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभालने के बाद वही बातें की, जनरल कमर जवेद बाजवा ने अपना आर्मी चीफ बनने के बाद वही बातें की। मैं गद्दार था, वो गद्दार नहीं थे। मगर एक चीज़ ज़रूर आपको बताता हूँ, मुझे जब इल्ज़ाम इलेक्शन से चंद दिन पहले, 2018 के इलेक्शन से चंद दिन पहले, जब ये कहा गया कि नवाज शरीफ ने इतना पैसा इंडियन ख़जाने में भेज दिया, अकाउंट में भेज दिया, जितना पाकिस्तान का फंड भी नहीं है, पाकिस्तान के ख़जाने में इतना पैसा नहीं है, मगर तरदीद किसी ने ना की, ना नैब ने की, ना किसी और ने की। मगर आज एक चीज़ ज़रूर आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ईरान में बैठ के बतौर प्राइम मिनिस्टर के इमरान खान ने जाकर कहा कि हमारी सरजमीन ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती रही है। अमेरिका में बतौर प्राइम मिनिस्टर बैठ के ये कहा कि अल-कायदा को ट्रेनिंग तरबियत हम देते रहे हैं। इस पे भी सर पॉइंट आ गया। अवैध साहब मुझे एक बात बताएं कि जो अब सोहेल अफरीदी साहब कर रहे हैं कि कफन लेकर चलेंगे, अब आप लोग मामले को समझ के सुलझा नहीं रहे, क्योंकि वादा माफ हुआ, आप तो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट बन नहीं सकता कोई, इंडिपेंडेंट जब तक ना हो, लेकिन यहां तो बन सकता है। भाई मसूद साहब भी बन गए थे, मसूद महमूद भुट्टो साहब के खिलाफ, FSF के सरबरा 70s के देखिए वो भी मैनेज थे। ये तो पता नहीं मैनेज है या नहीं। फिर क्या हुआ देखिए ना, फिर क्या हुआ कि इतने सालों के बाद आज लीडर फांसी चढ़ गया। और क्या हुआ सर? कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि वो सारा, लेकिन लीडर तो फांसी चढ़ गया ना सर, सुप्रीम कोर्ट बोलती रहा ना 50 साल बाद। मैं बिल्कुल, किसने बनाया? देखिए ना, यही तो बात है। आपको पता है कि वो दौर कौन सा था? ज़ियाउल हक का दौर था ना। जुडिशरी जो है हमारे यहाँ पे, जर्नैल आया, उसने रूल ऑफ लॉ को बदला रूल ऑफ अथॉरिटी की तरफ से, और जुडिशरी को अथॉरिटी के नीचे दबा दिया। मेरा आपसे एतराज बताऊं क्या है, आप सिर्फ जर्नैलों की बात करते हैं। उस जमाने में आपको पता है ना कि पूरी जमात इस्लामी ज़ियाउल हक के साथ बैठ गई थी कैबिनेट में, जावेद हाशमी साहब जैसे डेमोक्रेट बैठ गए थे, पूरी PNA बैठ गई थी। इसी तरह बाद के दौरों में डिक्टेटर्स डिक्टेटर्स को जला बख्शी। आपके जो प्रेसिडेंट है चौधरी परवेज इलाही मुशर्रफ साहब की, वो थे एक्सेसरी। इसी तरह ये होता है, इमरान खान जनरल फैज की थे। तो सर ये हम पॉलिटिशियनों को क्यों नहीं कहते? मेरी बात सुनिए ना, मैं कहता हूँ, सुनिए ना, लेकिन मैं तो ये जो अभी बात हो रही है, मैं आपको ये तो कहूंगा कि मैं परवेज मुशर्रफ प्राइम मिनिस्टर था, ये चीफ एग्जीक्यूटिव भी था, फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी हो गया, मार्शल लॉ लेकर आया, और अदालतों ने, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उसको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का इख्तियार भी दे दिया, उसको लेजिटिमेसी भी दे दी। लेकिन हाईकोर्ट बार के प्रेसिडेंट की हैसियत से आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। हमने बकायदा कहा कि हम तुम्हारा ट्रायल खुद करेंगे, लाइक क्रॉमवेल का ट्रायल हुआ था। इमरान खान साहब और इन लोगों की बात कर रहे हैं सर, बकायदा तौर के ऊपर जी। मैं ये बात कर रहा हूं कि ये वो सूरत हाल जो है रूल ऑफ लॉ। ये क्वेश्चन तो ये है कि हम जो कुछ कर रहे हैं पाकिस्तान, देखें मैं कहता हूं, ये बात करते हैं ना कि स्टेट के अगेंस्ट क्राइम क्या है? क्राइम अगेंस्ट स्टेट इज के पाकिस्तान की आइडियोलॉजिकल हैसियत के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं। सर आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब,
सर अब फैज हमीद में से क्या निकल सकता है विच कैन बी यूज्ड अगेंस्ट इमरान? अभी मेरे भाई ने कहा कि आज भी मौजूद हैं फैज़ के लोग, आज भी फैज़ याब हुए लोग मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं सहूलतकार। पहले भी सुना चुका हूँ एक लतीफ़ा, फिर सुन लीजिए कि एक औरत सर बांध के बैठी रहती थी गली में और उसके 11 बच्चे थे और आने जाने वाले को कहती थी मैनू तो सच्चा प्यार ही नहीं मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मौजूद हैं और इन्हों सच्चा प्यार कभी मिलना ही नहीं, ना इन्हों कभी पहले मिले ना आइंदा मिलेगा। दूसरी बात, भाई जो मनसूबाबंदी की फैज़ हमीद साहब ने या इमरान खान ने, दोनों भुगत रहे हैं। लेकिन अब क्या निकल सकता है फैज़ हमीद साहब के इस सारे किस्से से? नवाज शरीफ साहब निकल सकते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब निकल सकते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब निकल सकते हैं, मरियम नवाज साहबा निकल सकती हैं, पीपल्स पार्टी वाले निकल सकते हैं, मुस्लिम लीग नून वाले निकल सकते हैं, मौलाना साहब निकल सकते हैं। इनकी डीलें ढीलें निकल सकती हैं, इनकी डीलें ढीलें निकल सकती हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें निकल सकती हैं कि आप हैरान रह जाएंगे अगर इस तरफ तहकीक हो। और बड़ा खूबसूरत जुमला बोला है मेरे भाई ने, जवेद लतीफ़ साहब ने, किस हैसियत से फैज़ साहब फैज़ याब करते रहे। रायवेंड पता नहीं और नवाज शरीफ साहब बैठे ने या छांगला गली या मरी, जरा जाके पूछो तो सही कि किस हैसियत नाल थानू फैज़ याब कीता सी, किस हैसियत नाल ख्वाजा आसिफ साहब चीफ इलेक्शन वो कह रहे जो भेजा था बाहर उसमें भी जनरल फैज थे। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਸੀ और पीपल्स पार्टी वाले को उस वेले फैज हमीद भी तो जरा सबर मेरे भाई, बड़े दिन आने अभी आपके, मेरे भाई बड़े दिन आने आपके, ये आज बोल लें जो बोलना है। अच्छा पट्टी साहब, जब वक्त आता है तो फिर आप नहीं बोलते। अच्छा नहीं, आप फिर स्टेज पे धक्के मारते हैं और आपके कई मसल फट जाते हैं। वो कह के जेल च गए सन, धक्के मारने से मेरे भाई साहब ऐसे कह के जेल च गए सन। मैं अब आपके नहीं बोलता मेरे भाई, मैं बड़े दुखी लोग ने भट्टी साहब, मियां जावेद लतीफ हो रही, बड़े दुखी लोग ने भट्टी साहब माफ कर दो। नहीं, मुझे मियां जावेद लतीफ साहब का पता है, मियां जावेद लतीफ साहब का पता है, जिंदगी में एक मर्तबा वजीर बने वो भी और इस बार जी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वाकया बताने लगा हूं मेरे भाइयों। मैंने जब इमरान खान साहब को जनरल फैज हमीद की एक वारदात बताई तो उस पर इमरान खान साहब एज प्राइम मिनिस्टर ने मुझे क्या कहा, ये मैंने खुद बताई उनको। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जनरल फैज हमीद की एक वारदात बताई तो इमरान खान साहब ने क्या कहा, ब्रेक के बाद आपको आगे बताऊंगा, एक ब्रेक लेंगे। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने कहा कि आपने जो उन पे केस किया है जस्टिस साहब के ऊपर, क्या नाम था उनका जनाब, हमारे जस्टिस जज जो थे फाइज साहब, ये आपने जनरल फैज के कहने पे किया, जनरल फैज का एजेंडा है जिसका आप हिस्सा बन रहे हैं। इमरान खान ने कहा ठीक है, अगर उनके कहने पर भी किया है तो एविडेंस तो है, हालांकि एविडेंस नहीं था। मुझे दीजिए कल तक इजाजत।